हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 6 और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एक्सरसाइज 13.5 से रिलेटेड है और 13.5 एक्सरसाइज यानी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस पे बेस्ड है वो मैंने अभी करवाई नहीं है। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करूंगा क्योंकि 2022 में जो बच्चे सीबीएसई का पेपर देंगे उनके सिलेबस में ये एक्सरसाइज नहीं है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। और इस एक्सरसाइज के अंदर मिसलेनियस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है जो आपके एक्सरसाइज 13.5 पे बेस्ड है यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कराऊंगा तो वहां पे इन क्वेश्चंस को भी मैं साथ में डिस्कस कर दूंगा। तो उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हमारे बचते हैं वो मैं आपको सारे करवाऊंगा। इसमें हम एग्जाम्पल 34-5 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, 36-7 में अभी करा दूंगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन 12 को काट दो, क्वेश्चन 12 हम आज कर लेंगे क्योंकि ये तो आपका जो है ना बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड ही है। तो ये क्वेश्चन हम आज करेंगे और ये जो क्वेश्चन बच गए जो मैंने रेड पेन से अंडरलाइन कर रखे हैं ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों मिसलेनियस का मतलब तो आप समझते ही हो कि पूरे चैप्टर के क्वेश्चन जो है ना वो इसके अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पे आपके यूज होंगे। पहला क्वेश्चन देखो यानी एग्जाम्पल नंबर 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको इसके लिए सिर्फ क्या पता होना चाहिए, एक जीपी का कॉन्सेप्ट। जीपी मैं आपको बता देता हूँ अगर आपने नहीं पढ़ी 11th क्लास में, कॉन्सेप्ट ऑफ जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। एपी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी क्या होती है बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीरीज। जैसे मान लो मैं ये कहूँ 2, 4, 8, 16, 32, ये जो सीरीज होती है ना ये क्या है बच्चों, एक जीपी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो हम क्या लिखते हैं, जैसे 2, 5, 8 और फिर 11, इसमें किन्हीं भी दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल होता है। जैसे 5 और 3, 2 का डिफरेंस कितना है बच्चों 3, 8 और 5 का डिफरेंस कितना है 3, 11 और 8 का डिफरेंस कितना है 3। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस नहीं, यहाँ पे रेशियो देखा जाता है। मतलब कि आप 4 को 2 से डिवाइड करो, आप 8 को 4 से डिवाइड करो, आप 16 को 8 से डिवाइड करो, ये सारे के सारे जो आपके आंसर है ना ये क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। ये क्या आने चाहिए बच्चों, सेम। अगर ये सेम है तो इस सीरीज को या इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, जीपी बोलते हैं। ये क्या होती है, एक जीपी। और ये जो आंसर आता है सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके जो आंसर आता है बच्चों उसको बोलते हैं कॉमन रेशो। उसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो को शॉर्ट फॉर्म में हम आर, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और एक होती है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होती है बच्चों आपकी, फर्स्ट टर्म होती है ए। जो पहली टर्म है ये वाली ए है। इस क्वेश्चन में ए कितना हो गया बताओ आपका 2 और कॉमन रेशो कितना हो गया इसमें 2। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें अगर हम एक इनफाइनाइट जीपी होती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इनफाइनाइट जीपी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। इनफाइनाइट जीपी का मतलब ये होता है अगर एक ऐसी जीपी हम ले लें जो कभी खत्म ही ना हो, मतलब कि चलती रहे। मान लो हमने स्टार्ट कर दी 32 से, फिर हमने कर दी मान लो कितनी 16, फिर 8, फिर कितनी 4, फिर 2, फिर मान लो 1, मतलब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, ठीक है, 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड। और ये अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, यानी कि कभी भी ये जीपी खत्म नहीं होगी। तो इसका अपने को क्या निकालना होता है, सम, सम ऑफ दिस जीपी, सम ऑफ दिस जीपी। तो इसका फॉर्मूला याद रख लो, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितना होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। बच्चों क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे r की वैल्यू हमेशा ही क्या होती है, 1 से छोटी, यानी कि r 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन में देखो a कितना है बताओ 32 अपॉन 1 माइनस आर। आर कैसे निकालते हैं बच्चों, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके, तो 1/2, तो यानी कि 1 माइनस 1/2। और 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2, ये 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका 64। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। देखो बच्चों 36 क्वेश्चन में कहता है ए और बी दो प्लेयर है, वो एक डाई को अल्टरनेटिवली थ्रो करते हैं। अल्टरनेटिवली का मतलब होता है पहले मान लो ए थ्रो करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, मतलब कि बारी बारी से वो थ्रो करेंगे, उसको फेंकेंगे। टिल कब तक फेंकेंगे, टिल वन ऑफ देम गेट्स ए 6 एंड विंस द गेम। आप दो फ्रेंड हो ए और बी, आपने डिसाइड किया कि आओ संडे है, घर पे खाली बैठे हैं, हम एक गेम खेलते हैं जिसमें हम एक डाई को थ्रो करते हैं। और कहता है जिसका पहले 6 आ गया ना, जिसका पहले 6 आ गया वो गेम को क्या हो जाएगा, जीत जाएगा और गेम खत्म हो जाएगा। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग। कहता है दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब कि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है और बी के जीतने की क्या है। इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट,
अगर ए गेम को पहले स्टार्ट करता है, आप ये देखो जो पर्सन पहले गेम को स्टार्ट करेगा ना उसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मान लो ए ने गेम स्टार्ट किया और वो पहली बार में ही 6 ले आया। एक बात बताओ, पहली बार में ही उसका 6 आ गया तो गेम को क्या है, वो जीत गया। बी की तो बेचारे की पारी नहीं आई, उससे पहले ही ए क्या हो गया, जीत गया। तो एक बात बताओ पहले तो मेरे को, 6 लेके आना है तब गेम जीतेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 6 वो कितनी होती है, ऑफ गेटिंग ए 6 कितनी होती है, 1/6, क्योंकि टाई के ऊपर 6 तो एक ही बार लिखा होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए 6 ना आए, यानी कि बाकी 5 में से कोई आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 5/6। ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। इफ ए स्टार्ट्स द गेम, अगर ए गेम को स्टार्ट करता है, एक बात बताओ, इसके अंदर बच्चों ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि कितनी बार डाई को थ्रो करेंगे। डाई को कब तक थ्रो किया जाएगा, जब तक कि किसी एक प्लेयर का 6 नहीं आ जाता। जैसे ही 6 आ जाएगा गेम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ए गेम को स्टार्ट करता है, मान लो मैं कहता हूं पहली बार में ही ए ने उछाला डाई और उसका क्या आ गया, 6 आ गया। पहली बार में क्या आ गया बच्चों, 6 आ गया और गेम क्या हो गया, खत्म। लेकिन हो सकता है ए ने उछालेगा, देखो ए ही है ना, ए ने उछाला और 6 नहीं आया, 6 नहीं आया मतलब बाकी 5 में से कोई नंबर आया। फिर किसका नंबर आएगा, बी का। फिर कौन उछालेगा, बी, ठीक है। और फिर कौन उछालेगा, ए। हम पहले कहते हैं इफ ए स्टार्ट्स द गेम एंड ए विंस द गेम। पहले मैं किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ बच्चों, कि ए गेम को जीत जाए। क्योंकि अगर एक प्लेयर की प्रोबेबिलिटी पता लग गई ना तो दूसरे की कैसे निकलेगी, 1 में से ए की माइनस कर देना, बी की आ जाएगी अपने आप। पहले मैं निकाल रहा हूँ कि ए जीते, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, मतलब कि या तो होएगा ए पहली बार में जीत जाएगा, या फिर ए उछालेगा नहीं आएगा 6, बी उछालेगा बी का भी नहीं आएगा, क्योंकि जिताना किसको है, ए को। फिर तीसरे नंबर पे ए उछालेगा और उसका 6 आ जाएगा और गेम क्या हो जाएगा, खत्म। या फिर क्या हो सकता है बच्चों, बताओ मेरे को आप। फिर ए की बारी आएगी, फिर बी की, फिर ए की, फिर बी की, फिर ए की आएगी और ए के 6 आ जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे कितनी टर्म, 1, फिर 3, फिर 5, ऐसे दो दो टर्म क्या होती जाएगी बच्चों, बढ़ती जाएगी। या फिर अगर मान लो इसमें भी नहीं आया तो ए की बारी आएगी, फिर बी की, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, और फिर 7वीं बार के अंदर ए जीतेगा। इस तरह से ये सीक्वेंस बच्चों क्या होती जाएगी, चलती जाएगी, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, ए ने उछाला और 6 आया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बताओ। प्रोबेबिलिटी इसकी यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्या, प्रोबेबिलिटीज। इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, है ना। और का मतलब क्या होता है आपको पता है, प्रोबेबिलिटी में सम प्लस होता है। अच्छा, ए उछालेगा लेकिन अब की बार 6 नहीं आएगा, अगर आता तो फिर ये बी उछालता क्यों, गेम खत्म ही हो जाता। ए ने उछाला और 6 नहीं आया, मतलब कि 5/6। अच्छा, बी की जगह तो हमेशा ही 5/6 लिखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बी को तो अपने को जिताना ही नहीं है ना। और ए ने उछाला और अब की बार क्या आ गया बच्चों, 1/6 आ गया, ये खत्म। या फिर हो सकता है ए ने उछाला, उसका भी 6 नहीं आया, फिर बी का भी 6 नहीं आया, फिर तीसरी बार ए ने उछाला, उसका भी 6 नहीं आया, फिर बी का भी 6 नहीं आया, और 5वीं बार ए ने उछाला और उसका क्या आ गया बच्चों, 6 आ गया। इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। और ये सीरीज पता है क्या है, ये क्या बन गई, देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये 1/6, ये 1/6 तो एक बार है, और साथ में 5/6 का क्या है बच्चों, स्क्वायर। ये 1/6 तो एक बार है, साथ में 5/6 की पावर कितनी है बच्चों, 4। ये ऐसे ये क्या बन गई, एक जीपी बन गई। क्या बन गई बच्चों, जीपी। और वो भी कैसी जीपी, इनफाइनाइट जीपी। क्यों, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि गेम कहाँ पे जाके खत्म होगा। हो सकता है कभी 6 आए ना, मतलब कि ये चलता रहे, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख टर्म तक चलता रहे, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, ये जीपी है तो इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है। फर्स्ट टर्म तो कोई भी बच्चा बता देगा कितनी है, 1/6। आर, आर का मतलब कॉमन रेशो। कॉमन रेशो का मतलब क्या होता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो देखो ये सेकंड टर्म है 1/6 इंटू 5/6 का होल स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म कितनी है, 1/6। डिवाइड करोगे 1/6 कट जाएगा, 5/6 का होल स्क्वायर, यानी कि 25/36। ये कॉमन रेशो आ गया। अब बताओ, कॉमन रेशो भी आ गया तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म कितनी, 1/6, 1 माइनस आर, आर कितना है बच्चों, 25/36। बस सोल्व कर लो इसको। और ये कितना आ गया आपका, 11/36। तो 1/6 इंटू 36/11, ये 6 पे कट जाएगा, तो यानी कि 6/11, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस द गेम। प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी कि ए गेम को जीत जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, 6/11। तो बताओ, सो
प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस द गेम, दो ही प्लेयर है, या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर 6/11 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 5/11 होगी। देखो बी के चांस क्या है, कम है ना। क्यों कम है, क्योंकि गेम ए ने स्टार्ट किया, तो हो सकता है ए पहली बार में क्या ले आए, आपका 6 ले आए और गेम को जीत जाए। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। अब जब दोबारा इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे ना, आपको बिल्कुल आसान लगेगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ये 37th एग्जाम्पल, ये आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। और बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेस थ्योरम पूरे टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कोई पेपर आज तक ऐसा बना ही नहीं है कि प्रोबेबिलिटी के अंदर बेस थ्योरम का क्वेश्चन ना आया हो। और अब की बार 2022 का सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने इशू किया है, उसमें भी बेस थ्योरम के बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, बेस थ्योरम को बहुत अच्छे से आपको समझना है। ये कहता है इफ ए मशीन इज करेक्टली सेटअप, यानी कि जैसे मान लो एक फैक्ट्री है, उसमें कोई भी नई मशीन लगाई जाती है, तो उस मशीन को लगाने के लिए कुछ कारीगर आते हैं, वर्कर्स आते हैं। ठीक है, वो हो सकता है कि मशीन को अच्छे से सेटअप करके चले जाए, या हो सकता है अच्छे से उसका सेटअप ना करे, मतलब कि कोई गड़बड़ी हो जाए उसको सेटअप करते वक्त। ये कहता है अगर उसको सही से सेटअप कर दिया जाए ना, तो वो मशीन 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स बनाती है। एक्सेप्टेबल का मतलब जो भी आइटम वो मशीन बनाएगी ना, वो उसको लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब वो सही बनाएगी, वो करेक्ट आइटम बनाएगी। 90% चांस है, फिर भी 100% फिर भी नहीं है। ठीक है, 100% प्रोबेबिलिटी में चांस कभी भी नहीं होते, क्योंकि 100% ही हो जाएंगे तो फिर प्रोबेबिलिटी पूछी क्यों जाएगी अपने से। फिर कहता है इफ़ इट इज़ इनकरेक्टली सेटअप, लेकिन अगर मतलब सही ढंग से इसको सेट ना किया जाए, फिर भी 40% चांस है कि इसके द्वारा बनाई गई आइटम क्या होगी बच्चों, एक्सेप्टेबल होगी। पास्ट एक्सपीरियंस क्या शो करता है कि 80% सेटअप क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं। मतलब कि मान लो आपके फैक्ट्री में हर बार जो वर्कर लगाने आते हैं ना मशीन को, वो 80% केसेज में सही सेटअप करते हैं, बाकी 20% में गलत करते हैं। कहता है एक सेटअप यानी कि मशीन का करके कोई कारीगर, द मशीन प्रोड्यूसेज 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स। ये कहता है, अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझो जैसे डिफेक्टिव आइटम वाला केस था ना, कि हमने वो सारी की सारी आइटम देखी जो इस मशीन ने प्रोड्यूस की थी, उसमें से हमने 2 आइटम क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली, और दोनों की दोनों आइटम क्या है बच्चों, एक्सेप्टेबल है, मतलब कि अच्छी है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि मशीन को सही तरीके से सेटअप किया गया था। देखो 2 केस हो सकते हैं, हो सकता है सही तरीके से सेटअप किया गया हो सकता है ना किया गया हो। मैंने कहा था ना, जिसके आगे फाइंड लगा हो उसको नाम देना है E1 और E2 इवेंट। लेट कर लो आप, एक को E1 मान लो, एक को E2। E1 को क्या मान लोगे, द मशीन वॉज करेक्टली सेटअप, द मशीन वॉज करेक्टली यानी कि सही ढंग से उसको सेट किया गया था, सेटअप। और E2 को क्या मानोगे, द मशीन वॉज नॉट करेक्टली सेटअप। और ए को क्या मानोगे बच्चों, ए को मानोगे जो 2 आइटम आपने सेलेक्ट किए ना, वो दोनों की दोनों एक्सेप्टेबल है। द 2 आइटम्स यानी कि 2 आइटम आपने सेलेक्ट की है, आर बोथ एक्सेप्टेबल। ये क्वेश्चन है। अब आप क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे। टेबल बनाना बहुत आसान काम है। देखो टेबल कैसे बनाते हो, 2 इवेंट है E1 E2, यहाँ क्या लिखते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, यहाँ क्या लिखते हो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको बताऊंगा मैं कैसे करना है। अच्छा मशीन देखो, वो पहले E1 E2 लिखते वक्त सिर्फ आपको इनका ध्यान रखना है। मशीन को सही तरीके से सेटअप किया जाएगा, कितने परसेंट चांस है, 80% है ना, यानी 80/100। और यहाँ कितने हो जाएंगे, 20/100। 1 0 से 1 0 तो काट दो, चाहे क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, है ना। ये हो गया। अब ये ध्यान से देखो, 2 आइटम आपने सेलेक्ट करी है और दोनों की दोनों एक्सेप्टेबल है। बताओ एक्सेप्टेबल आइटम होने के चांस कितने हैं, 90%। अगर मशीन करेक्ट सेटअप कर देगी तो 90% चांस है कि आइटम एक्सेप्टेबल होगी। पहली आइटम आपने निकाली वो एक्सेप्टेबल होगी, उसके चांस कितने, 90%, यानी कि 90/100। दूसरी के भी तो यही होंगे ना, क्योंकि आइटम तो अलग अलग है। ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना होएगा आपका 9/10, और ये भी 9/10, यानी कि 81/100 चांस है कि वो दोनों की दोनों आइटम क्या होगी बच्चों, एक्सेप्टेबल होगी। 81/100 किस केस में, जब मशीन को करेक्ट सेटअप किया गया है। लेकिन अगर करेक्ट सेटअप नहीं करोगे तो सिर्फ 40% चांस रह जाएंगे। मतलब यहाँ 9 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा बस। 4/10 4/10 यानी कि 16/100। उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करो। ये कितना आ गया आपका, 8 8 जा 64/1000, और ये कितना आ जाएगा 32/1000। तो आंसर यानी कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, आपको करेक्ट सेटअप यानी कि ये E1 वाली प्रोबेबिलिटी ऊपर रखनी है, और इन दोनों का सम क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा।
648 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बच्चों आपका 680। ये 8 पे कट जाएगा, कितने पे कट जाएगा 8 पे, 8 8 जा 8 1 जा, और ये आप 8 पे काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 8 6 जा 8 8 जा आ गया ना, 8 8 जा और 8 5 जा, तो 81/85 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आपका आंसर आएगा। ये करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखो बच्चों पहला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। इजी से क्वेश्चन है पहला तो मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें पहले पार्ट में आपको क्या कहता है कि ए और बी दो इवेंट है सच दैट ए की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए फाइंड आउट करनी है। इफ दिस इज इफ दिस मतलब कि दो क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग है। देखो आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए निकालना है, और इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये कंडीशन क्यों दे रखी है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, नहीं तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी नॉट डिफाइंड। अब आप ये बताओ मेरे को कि ए बी का सबसेट है, यानी कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी का सबसेट है तो इनका दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा ना वो क्या आएगा, ए आएगा। छोटे वाला सेट आता है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आप ए को 1 2 मान लो और बी को बच्चों 1 2 3 मान लो, तो बताओ यहाँ पे ए जो है वो बी का सबसेट है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, क्या आएगा 1 2, और 1 2 तो क्या है ए है, मतलब कि इंटरसेक्शन में हमेशा ही छोटे वाला सेट आपको मिलेगा, ए मिलेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ए लिख सकते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या लिख दो पी ए, नीचे भी पी ए से पी ए कट गया तो आंसर कितना आ गया आपका 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट देखो, अब की बार कहता है ए इंटरसेक्शन बी 5 है, 5 का मतलब एम्प्टी सेट है। अगर ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 हो जाएगी ना, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों 0। सो आपको निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी क्या 0, और ये तो नॉन जीरो है ना, दे रखा है आपको क्वेश्चन में देखो, तो 0 को किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं आपकी एक्सरसाइज के अंदर। वहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन है, आपने वहाँ पे देखे होंगे बॉय और गर्ल था, उसमें वहाँ बॉय और गर्ल था, यहाँ उसको लिख दिया मेल और फीमेल, बस और कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये किसका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैं लिख देता हूँ हर एक चीज़ ताकि कुछ आपको चीज़ें नहीं भी ध्यान है तो भी क्वेश्चन को पढ़ के आपको ध्यान आ जाएगी, क्योंकि इसमें इफ़ वर्ड आएगा, गिवन दैट वर्ड आएगा, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि इन इवेंट को क्या मानना है बी, और जो पूछी जाती है उसको हमेशा क्या मानते हैं ए मानते हैं, बस। उसके बाद लास्ट में क्या निकाल दो पी ए ओब्लिक बी निकाल दो। इसमें कहता है आपसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स, कि दोनों के दोनों जो बच्चे हैं, एक फैमिली के पास कहता है 2 बच्चे हैं, कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों मेल होंगे। इफ लग गया ना, कंडीशन लग गई, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है दैट एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, मतलब कम से कम दोनों में से एक बच्चा तो मेल होना चाहिए। मेरे को ये बताओ टोटल केसेस कितने होते हैं, टोटल केसेस देखो, एक मेल ले लो एक फीमेल ले लो, यानी कि मेल को चाहे बॉय लिख दो और फीमेल को चाहे गर्ल लिख दो, बात तो एक ही है, ठीक है। मेल और फीमेल हो सकता है बच्चों दोनों के दोनों मेल हो सकता है दोनों के दोनों फीमेल हो, या फिर हो सकता है पहला मेल दूसरी फीमेल या पहली फीमेल दूसरा मेल। अब आप ये मत समझना कि ये एमएफ और एफएम एक है, नहीं बच्चों, पहला बच्चा का मतलब बड़े वाला बच्चा है ना, और ये दूसरे का मतलब ये छोटे वाला बच्चा है, तो उनमें फर्क तो हो सकता है ना। हो सकता है बड़े वाला बच्चा लड़का हो और छोटे वाली लड़की हो, या हो सकता है बड़े वाली लड़की और छोटे वाला लड़का। ये 4 केस हो गए। इसमें से पहले मैं आपको कराता हूँ क्या बेसिक मेथड, पहले मैं कराता हूँ आपको बेसिक मेथड की इस क्वेश्चन को बिना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करे कैसे आप सोल्व करोगे। और मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि ये एग्जाम में मेथड फॉलो नहीं करना, दिस इज नॉट द एग्जाम मेथड, बट आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों बच्चे मेल होने चाहिए, दोनों बच्चे क्या होने चाहिए मेल, यानी कि ये। लेकिन बच्चों कहता है ये 4 केस आपका सैंपल स्पेस नहीं है। सैंपल स्पेस में कौन सी आइटम लोगे जिसमें कम से कम एक बच्चा मेल हो, मतलब कि अब आपका जो नया सैंपल स्पेस बन के आएगा ना, न्यू सैंपल स्पेस, मतलब यही आपकी दुनिया है अब पूरी, जिसमें कम से कम एक मेल हो, कम से कम एक मेल, मतलब कि ये 3 केस।
मेरे कहने का मतलब ये है, अब आपका सैंपल स्पेस ये होगा। और फेवरेबल केसेस आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि दोनों मेल होने चाहिए, मतलब कि mm यानी कि 1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों 1/3। बस क्वेश्चन का मतलब तो सीधा सा यही होता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का देखो मतलब सिर्फ एक ही होता है कि पूरा सैंपल स्पेस जो होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है, वो क्या हो जाता है कम। आपके ऊपर कंडीशन लगा दी कि इस सैंपल स्पेस में से सिर्फ वही आइटम सेलेक्ट करो जिसमें कम से कम एक मेल जरूर आता हो, तो हम ये 3 सेलेक्ट कर लेंगे। इन 3 में से भी प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों मेल हो, तो ये तो एक ही केस है, तो 1/3 आंसर आ गया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों एग्जाम मेथड क्या होगा उसमें हम मान लेंगे, एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं, है ना, इवेंट नाम दे देते हैं ए और बी। ए किसको मानते हैं बच्चों, जो पूछा गया है, पूछा क्या गया है, बोथ चिल्ड्रन आर मेल, बोथ चिल्ड्रन आर मेल, ये पूछा गया है आपसे। और गिवन क्या है आपको, इफ किसके साथ लगा हुआ है, एटलीस्ट 1 चाइल्ड, कम से कम एक बच्चा जो है ना वो क्या है बच्चों, मेल है। तो ये बताओ ए जो आपका सेट होगा वो क्या होगा, बोथ आर मेल यानी कि उन 4 में से यही है, एटलीस्ट 1 इज मेल यानी कि आपका एफ और फिर हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं इनका। इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या मिलेगा आपको, मिलेगा। ठीक है, अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अब क्या लिखनी है आपको, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पब्लिक बी, ए इंटरसेक्शन बी ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बता दो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में कितने केस है, 1 है ना, टोटल केस तो 4 होते ही हैं। बी में कितने केस है बच्चों, 3 यानी कि 3/4, 4 से 4 कटेगा, देखो आंसर तो कितना आना है, वही 1/3 आना है ना, तो आपको समझाना था मेरे को बस। अब ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड पार्ट भी वही मैं आपको एक एग्जाम मेथड करा देता हूँ, एक बेसिक मेथड करा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी अब की बार क्या बतानी है कि दोनों बच्चे क्या हो, फीमेल। देखो पहले दोनों क्या थे, मेल, अब दोनों क्या होने चाहिए, फीमेल। वही बात, इफ इट इज नोन दैट द एल्डर चाइल्ड इज फीमेल। अब की बार एल्डर, एल्डर का मतलब कौन होता है, बड़ा, बड़े वाला बच्चा, बड़े वाले का मतलब जो पहले वाला बच्चा है ना वो क्या होना चाहिए बच्चों, फीमेल होना चाहिए। टोटल केसेस तो देखो सारी दुनिया जानती है कि 4 होते हैं, वही कौन कौन से, दोनों मेल हो, दोनों फीमेल हो, एक मेल एक फीमेल, या पहली फीमेल और दूसरी मेल, ये हो गया। अब पहले मैं आपको एग्जाम मेथड कराता हूँ, ठीक है, पहले हम कौन सा मेथड कर देते हैं, एग्जाम मेथड, वही ए और बी मानने वाली चीजें, आसान है, ये भी कोई मुश्किल तो है ही नहीं। ए किसको मानोगे और बी किसको मानोगे बताओ, पूछा क्या है आपसे, दोनों चिल्ड्रन फीमेल हो, तो उसको ए मानते हैं, बोथ आर फीमेल। और इफ कंडीशन क्या है कि एल्डर जो बड़ा चाइल्ड है, जो बड़े वाला बच्चा है, एल्डर इज फीमेल, वो फीमेल होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए। अब आप मेरे को ये बता दो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जिसमें दोनों फीमेल हो, इन 4 में से एक ही केस ऐसा है जिसमें दोनों फीमेल हो। बी में कौन से एलिमेंट आएंगे जिसमें बड़े वाला बच्चा क्या हो, फीमेल, बड़े वाला मतलब पहले वाला, ये देखो इसमें भी पहले इसमें भी पहले, तो एफ और एम, बस स्टार्टिंग में फीमेल आनी चाहिए। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अपने को इंटरसेक्शन निकालना है। इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन नजर आ रहा है आपको, मेरे को तो कोई नजर नहीं आ रहा है ना, यानी कि ये तो क्या है, 5 है, 5 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, ये होती है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, और इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये क्या है आपकी 0 हो जाएगी ना, क्योंकि इंटरसेक्शन है ही नहीं। और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, 2/4 है, तो 0 को किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि देखो 0 क्यों आया, आपसे कहा गया था कि बड़े वाला बच्चा क्या होना चाहिए, फीमेल, बड़े वाला बच्चा क्या होना चाहिए, फीमेल। मैं सॉरी, रियली सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। मैं लास्ट में जब आंसर मैंने छोड़ा तो मैं इसी को सोच रहा था कि इसमें कॉमन क्यों नहीं हुआ, दोनों बच्चे फीमेल होने चाहिए, तो फीमेल दोनों क्या है बच्चों, एफ आएगा ना, सॉरी फॉर दैट, इसको आप क्या कर दो, इरेज कर दो। कई बार बिल्कुल छोटी सी बात क्या है ना, ध्यान से उतर जाती है, इसको हम दोबारा लिखेंगे। इसमें क्या होगा देखो, अब दोनों में कॉमन क्या हो गया आपका, एफ हो गया ना, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो कॉमन कितना है, एक केस है 1/4, बी में कितने हैं, 2 केस है 2/4, 4 से 4 कटेगा, आंसर कितना आएगा आपका 1/2 आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो ये थे आपके पहले 2 क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है। बेस थ्योरम का कैसे आपको स्टेटमेंट पढ़ने से पता लग जाएगा।
इसमें आपसे ये कहा गया है सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर, यानी एक मान लो सिटी है, उस सिटी के 5% जो है मैन और 0.25% वुमेन के जो बाल का कलर है वो क्या है, ग्रे कलर का है। एक ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम। अब हमने जिन जिन पर्सन्स के बालों का कलर ग्रे है उनमें से हमने एक पर्सन को सिलेक्ट कर लिया। देखो एक पर्सन को सिलेक्ट करेंगे या तो वो वुमेन होगी या फिर क्या होगा, मैन होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन सेलेक्टेड इज मेल। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो पर्सन को सेलेक्ट किया गया है वो कैसा है, मेल है। और अज्यूम करना है आपको दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल को सेलेक्ट करने के चांस तो सेम है, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कौन है वो मेल है। तो मैंने आपको बेस थ्योरम के अंदर बच्चों क्या बताया हुआ है कि जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसके बेस पे हम इवेंट्स बनाते हैं, E1 और E2। आपसे पूछा गया है मेल, लेकिन मैं कहता हूँ हो सकता है वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो, तो हम लेट करेंगे E1 को मानेंगे एक इवेंट और एक इवेंट E2 को मानेंगे। द सिलेक्टेड पर्सन इज मेल, E1 को क्या मानेंगे बच्चों कि जो सिलेक्ट किया हुआ पर्सन है वो क्या है, मेल है। और E2 को क्या मान लेंगे, द सिलेक्टेड पर्सन इज फीमेल। ये दो ही मान सकते हैं हम, ये हमने मान ली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए नाम देते हैं। ए का मतलब जो इवेंट हो चुकी है, हो क्या चुकी है कि जो पर्सन सेलेक्ट किया है वो पर्सन क्या है, ग्रे हेयर्ड है, मतलब उसके बालों का कलर ग्रे है। जैसे हमने दो बैग में से एक बॉल निकाली और वो रेड आ चुकी है, तो हम क्या लिखते थे, द बॉल सेलेक्टेड इज रेड। तो क्या लिखेंगे, द पर्सन सेलेक्टेड, द पर्सन सेलेक्टेड यानी जिस पर्सन को सिलेक्ट किया गया है हैज ग्रे हेयर। ये हमने मान लिया। अब हम इसके बाद क्या बनाते हैं बच्चों, टेबल बनाते हैं। टेबल बनाना बहुत आसान हो जाता है। अब इसके बाद दो ही कॉलम आपको बनाने हैं, E1 E2। यहाँ क्या लिखते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, और यहाँ लिखते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI। ऊपर क्या लिखोगे बच्चों कि वो मेल है फीमेल है। जब E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है, तो उसमें ए को ध्यान में नहीं रखते, सिर्फ आपको ये देखना है कि वो मेल है या फीमेल है। अब इसमें दे रखा है कि मेल और फीमेल उस शहर में इक्वल है, तो मतलब मेल और फीमेल के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ हाफ हो जाएगी। अब आपको बच्चों ध्यान देना है कि वो मेल भी है और उसके हेयर ग्रे भी है। ऐसे कितने चांस है बताओ, 5%। और 5% का मतलब क्या होता है, 5/100, यानी जितना भी परसेंट है उसके नीचे क्या लगा दो बच्चों, 100 लगा दो। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.25%, यानी कि 0.25/100 हो जाएगा। ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर लो, 5 की 1 से करोगे 5, नीचे आ गया 200, नीचे तो यहाँ पे भी 200 आएगा। 1 की 0.25 से करोगे तो 0.25। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या होती है, इन दोनों का सम तो नीचे, अच्छा सम का मतलब फिर ऐसे लिखते हैं। और ऊपर आपसे क्या पूछा गया है, मेल। मेल है तो मेल को हमने E1 माना था, तो मतलब कि 5/200 ऊपर रख देंगे। 200 से 200 कटेगा, 5 प्लस 0.25 कितना होता है, 5.25। आप ऐसा करो, कंफ्यूजन से बचने के लिए ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 25 पे काट दो। ऊपर 20 पे कटेगा और नीचे 21 पे, तो आंसर कितना आ गया अपना, 20/21। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। अब देखो बच्चों, ये 8th क्वेश्चन। बाकी जो बीच के क्वेश्चन है वो क्या है आपके एक्सरसाइज 13.5 से रिलेटेड है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सारे करवा दूंगा। ये लीप ईयर का क्वेश्चन है, ये एक्चुअली 12th क्लास का क्वेश्चन है ही नहीं, ये 10th क्लास बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको करवा देता हूँ कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में पूछ ले तो आप कैसे रिप्लाई करोगे, कैसे उसको सोल्व करोगे। कहता है एक लीप ईयर हमने सेलेक्ट कर लिया, यानी कि हमने एक ईयर सेलेक्ट किया और वो कैसा है, लीप ईयर है। व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूजडेज। देखो लीप ईयर में आपको सबको पता है, पहले मैं रफ बता रहा हूँ, सारा कुछ बेसिक बता रहा हूँ इसका। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। और अगर हम बात करें नॉन लीप ईयर की, यानी जो लीप ईयर नहीं है, उसमें कितने डेज होते हैं आपको पता है, 365 डेज होते हैं, जो कॉमन ईयर होता है। अब आपको ये पता है कि एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं और हर 7 दिन में एक संडे आता है, एक मंडे आता है, ये भी सबको पता है। तो आप ये बताओ, पूरे साल की अगर मैं बात करूं, कोई भी ईयर हो, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, उसमें कम से कम कितने संडे आपको मिलेंगे। यानी कि जैसे मान लो स्कूल में संडे की तो छुट्टी होती होती है, तो मिनिमम कितनी छुट्टियां आपको मिलेगी। तो आप क्या कर लो, 365 डेज है मान लो, ठीक है, उसको 7 से डिवाइड कर लो। 7 5 जा 35 और 1 7 2 जा
14 और रिमाइंडर बच गया 1। कहने का मतलब 52 संडे तो आए ही आएंगे बच्चे, चाहे इसको 52 संडेज कह लो या 52 मंडे कह लो, है ना, चाहे 52 ट्यूजडेज कह लो, एक ही बात है, क्योंकि 52 वीक्स तो होंगे ही होंगे और हर वीक में एक संडे होता है, मतलब कि 52 संडे आएंगे। एक दिन ये क्या बचेगा बच्चों, एक दिन क्या बच जाएगा आपका एक्स्ट्रा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन लीप ईयर की बात कर रहे हैं। उसमें कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे बताओ, एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। अब ये एक दिन क्या क्या हो सकता है, ये एक दिन जो एक्स्ट्रा है, कहने का मतलब पूरे साल में 52 संडे तो होंगे ही होंगे, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। एक जो एक्स्ट्रा डे है ना बच्चों, ये हो सकता है संडे, ये हो सकता है मंडे, ये हो सकता है ट्यूसडे, फिर वेंसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है और सैटरडे हो सकता है, यही हो सकता है। अब जब भी हम बच्चों प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, जब भी हम किसकी बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की, तो हम क्या देखते हैं, चांसेस क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है। इस क्वेश्चन में 52 संडे तो फिक्स है, इसको तो आपको कंसीडर करना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें तो आपकी चॉइस चलेगी नहीं, ना कोई चांस कि 52 संडे से कम हो जाए। आपकी चॉइस है यहाँ से यहाँ, इन 7 दिनों में से मान लो आपको 53 संडे करने हैं। आपको कितने संडे करने हैं बच्चों, 53 संडे करने हैं, तो आपको ये वाला डे सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो आपके पास इन 60 डेज की एक स्लिप बना दी, हर एक स्लिप के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और आपको है ना 53 संडेज कंप्लीट करने हैं उस ईयर में। तो 52 संडे तो है ही है, आपको इन सातों में से कौन सी स्लिप सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ये वाली स्लिप करनी पड़ेगी। तो यानी कि आपके चांस कितने हो जाएंगे, 1/7 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये टोटल 7 स्लिप है, उसमें से यही स्लिप आपके काम की है, क्योंकि इसी के ऊपर तो संडे लिखा हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक नॉन लीप ईयर के अंदर 53 संडेज होंगे, तो उसका आंसर कितना आएगा, 1/7। चाहे 53 संडे हो, ऑफ 53 संडेज इन ए नॉन लीप ईयर, वो कितना होगा आंसर बच्चों, 1/7। मैं कहता हूँ संडे की जगह चाहे कुछ भी हो आपका, चाहे मंडे हो चाहे ट्यूसडे हो, है ना, सबका आंसर कितना आएगा, 1/7। हालांकि 12th क्लास में ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाने के चांस कम है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में या एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन लीप ईयर के अंदर 53 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ भी आने के चांस कितने होते हैं, 1/7। क्यों, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा होता है, वो एक्स्ट्रा दिन 7 में से कोई भी हो सकता है, तो 1/7 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसका बच्चों, लीप ईयर का। हम किसका क्वेश्चन कर रहे हैं, लीप ईयर का। लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। अब आप ये मेरे को बताओ, लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, जैसे वहां पे एक बचा था ना, यहाँ पे कितने होंगे, 2, क्योंकि 52 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 364 आगे, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 364 डेज कंटेन 52। अब इस क्वेश्चन में ट्यूसडे पूछा गया, तो अपन ट्यूसडे को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, बाकी चाहे कुछ भी पूछ ले आंसर सबका सेम होगा। इनमें 52 ट्यूसडे तो आते ही आते हैं, सो देर आर 2 एक्स्ट्रा डेज। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ गया, तो कैसे लिखना है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। कितने एक्स्ट्रा डेज बच गए बच्चों, 2 बच गए। अच्छा, अब ये 2 दिन क्या हो सकते हैं, वो हम सारी पॉसिबिलिटी लिखते हैं। दीज टू एक्स्ट्रा डेज मे बी, वो क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी आप मेरे को बताओ। देखो, ये तो हो नहीं सकता इन 2 दिनों में से एक संडे हो जाए और एक थर्सडे हो जाए, होंगे तो कंजुगेटिव लगातार ही होंगे। जैसे मान लो इन 2 दिनों में एक संडे है, एक क्या है बच्चों, मंडे है, यानी कि संडे एंड मंडे आ गया। या फिर क्या आ सकता है बताओ, मंडे एंड ट्यूसडे। ये जो 2 दिन बचेंगे वो संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, वो ट्यूसडे एंड वेंसडे हो सकते हैं, या फिर वो वेंसडे एंड थर्सडे होंगे, या फिर बच्चों वो थर्सडे एंड फ्राइडे होंगे, या वो होंगे फ्राइडे एंड सैटरडे, और या फिर होंगे वो सैटरडे एंड संडे। देखो वही बात आ गई, आप गेम खेल रहे हो और आपके फ्रेंड ने कहा कि मैंने ये 7 स्लिप बना रखी है, एक स्लिप पे लिखा हुआ है संडे एंड मंडे, एक पे लिखा हुआ है मंडे एंड ट्यूसडे। आपको है ना 53 ट्यूसडेज कंप्लीट करने हैं। तो मेरे को ये बताओ, इन 7 स्लिप में से आपकी कौन सी स्लिप काम की है। आपको करने हैं 53 ट्यूसडे, तो जहां जहां पे ट्यूसडे लिखा रहा है, मतलब इसमें ट्यूसडे है,
तब भी बात बन जाएगी, ये सिलेक्ट कर लो, है ना। एक इसमें ट्यूसडे है, तब भी आपकी बात बन जाएगी। तो मतलब कि टोटल केसेज, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, ये 7 है, लेकिन आपके फेवरेबल यानी कि आपको ट्यूसडे करने हैं 53, तो या तो ये वाली स्लिप लेनी पड़ेगी या फिर ये वाली, यानी कि कितने हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों 2/7। तो मैंने क्या कहा आपको, अगर नॉन लीप ईयर का क्वेश्चन आ गया तो 1/7, अगर लीप ईयर का आ गया तो 2/7, चाहे पेपर में ट्यूसडे आ जाए, चाहे वेंसडे आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम होगा। लिखना कैसे है ये मैंने आपको सारा बता दिया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो बच्चों 12th क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ये भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें जैसे अपने को वहां पे 2 बैग या 3 बैग दे रखे थे ना, यहाँ पे बच्चों बॉक्स 4 दे दिए, एक का नाम ए, एक का बी, एक का सी और एक का डी। सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस कंटेनिंग द कलर मार्बल, वहां पे बॉल होती थी, यहाँ पे क्या है बच्चों, मार्बल है। यानी कि देखो इस टेबल को रीड करना आपको आना चाहिए। इस टेबल का मतलब क्या है, पहले मैं जो रेड पेन से इसको सर्कल बॉक्स बना रहा हूँ ना, आप उसको रीड करो, सिर्फ इस चीज को। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये बॉक्स ए है, कौन सा बॉक्स है बच्चों, ये ए है, और मैं आपसे पूछूं बताओ इस बॉक्स में कौन कौन सी बॉल है, तो आप क्या कहोगे, एक रेड कलर की बॉल है मान लो, कुछ वाइट कलर की बॉल है और कुछ ब्लैक कलर की। अब बच्चे गलती से कई बार 1680 पढ़ देते, नहीं, बॉक्स ए की बात कर रहे हैं तो बस ये रेड कलर वाला बॉक्स पढ़ो। रेड कितनी बॉल है 1, वाइट कितनी है बच्चों इसमें 6 और ब्लैक कितनी है इसमें 3, तो ये टोटल इसमें क्या है 10 बॉल्स है, यानी कि ये बॉक्स 1 है। अब फिर क्या होता है, इनमें से एक बॉक्स हमने सिलेक्ट किया और उसमें से एक मार्बल ड्रॉ किया, और वो मार्बल कैसा आ गया बच्चों, रेड आ गया। ऐसा ही तो होता था कि हमारे पास 3 बैग है, हमने एक सेलेक्ट किया, उसमें से एक बॉल निकाली, बॉल कैसी आ गई, रेड। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो फर्स्ट बैग से आई है या फिर सेकंड से आई है। इसमें आपको प्रोबेबिलिटी 3 बतानी है, पहले बॉक्स ए की, फिर बॉक्स बी की और फिर बॉक्स सी की, मतलब कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन बना दिए। तो मैंने इस क्वेश्चन को देखो ये बॉक्स बना के दे दिया आपको ताकि आपका टाइम खराब ना हो। फिर इवेंट नाम देते हैं E1 E2 E4, ठीक है। ये ए बॉक्स से आई है, बी से आई है, सी से, डी से, और ए क्या है बच्चों, जो मार्बल आपने ड्रॉ किया है वो रेड आया है। तो बताओ, ये टेबल बना दी मैंने। टेबल बनाने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग फ्रॉम बॉक्स ए। आपको बॉक्स ए से मार्बल ड्रॉ करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ। डिनोमिनेटर में तो सबका टोटल है ना, 1 + 6 + 8 + 0/40, और अगर बॉक्स ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो 1/40 ऊपर लिख दो, 40 से 40 कटेगा, नीचे कितना आ गया बच्चों, ये 7 और ये कितना आ गया 8, 15। आंसर कितना आएगा 1/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द मार्बल फ्रॉम बॉक्स बी, अगर बॉक्स बी का पूछे तो देखो बच्चों नीचे तो 50 नहीं आएगा, नो डाउट, है ना। ऊपर कितना आ जाएगा, अब की बार 6 आ जाएगा, 3 पे काट दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग फ्रॉम बॉक्स सी, सी बॉक्स से वो मार्बल आना चाहिए, तो नीचे तो 50 नहीं आएगा, ऊपर सी कितना है 8, तो ये आपका आंसर आएगा। डी का पूछ लेता तो बच्चों 0, क्योंकि डी के अंदर कोई रेड मार्बल है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी, खत्म क्वेश्चन। अब देखो 13th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ बेस थ्योरम का कोई ऐसा पेपर बन ही नहीं सकता कि बेस थ्योरम के ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन ना डाले, 100% वो डाले ही डालेगा। तो बेस थ्योरम तो आपको 100% करनी है, और आसान है, सबसे आसान है। एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई ना, फिर तो आपको पता है उसमें कोई फॉर्मूला वगैरह आपको यूज नहीं करना, टेबल बनाई और क्वेश्चन आपका खत्म। इसमें कहता है अज्यूम दैट द चांसेस ऑफ ए पेशेंट हैविंग ए हार्ट अटैक इज 40%। ये कहता है मान लो एक पेशेंट है या कोई भी एक पर्सन है, कॉमन पर्सन है, उसको हार्ट अटैक आएगा, उसके चांस कितने बच्चों 40% है। उसके चांस कितने हैं 40%, यानी कि अगर मान लो एक शहर में 100 पर्सन है तो उसमें से हार्ट अटैक आ जाएगा, उसके चांस कितने हैं 40% है, और जिसको नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, उसके चांस कितने हो गए फिर 60% हो गए। अच्छा फिर ये भी होता है, मान लो आपको डॉक्टर ने बता दिया कि आप थोड़े बीमार हो, आपको हार्ट अटैक आने के चांस है 40%। आप डॉक्टर से कहोगे कि डॉक्टर साहब मेरे को कोई ऐसा तरीका बताओ कि जिससे ये चांसेस कम हो जाए। फिर डॉक्टर कहेगा 2 तरीके हैं देखो, एक तो आप योगा वगैरह करना स्टार्ट कर दो। वो कहता है कि आपने बोल दिया कि मैं योगा नहीं कर सकता, तो डॉक्टर कहेंगे कि ठीक है आप फिर कुछ मैं दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देता हूँ, वो दवाइयाँ लेना स्टार्ट कर दो।
फिर आप डॉक्टर से ये पूछोगे कि डॉक्टर साहब आप मेरे को ये बता दो, क्या योगा करने से 100% चांस खत्म हो जाएंगे हार्ट अटैक आने के? डॉक्टर कहेगा नहीं, 100% तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन कुछ हद तक कम हो जाएंगे, मतलब 30% चांस क्या हो जाएंगे बच्चों, कम हो जाएंगे। ये हो गए। फिर आप कहोगे कि चलो इससे 30% हो गए, अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं दवाइयाँ ले लेता हूँ कुछ सर्टेन ड्रग, ड्रग का मतलब आप यहाँ पे उल्टा मत समझना, ड्रग का मतलब दवाई होता है, ठीक है, कुछ निश्चित किस्म की मैं दवाई लेता हूँ, तो बताओ हार्ट अटैक क्या बिल्कुल कम हो जाएगा? डॉक्टर कहेगा नहीं, बिल्कुल कम उससे भी नहीं होगा, लेकिन वो चांस कम हो जाएंगे 25%, है ना, यानी कि पहले से 25% चांस कम हो जाएंगे कि आपको हार्ट अटैक आएगा। बस इस क्वेश्चन का ये मतलब था यहाँ पे। फिर कहता है एट ए टाइम ए पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन, यानी कि अब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दो ऑप्शन दी है कि या तो योगा कर लो या मेरे से दवाइयाँ ले जाओ, और आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है बच्चों, इक्वल है, यानी कि आप ड्रग सेलेक्ट करोगे या योगा वाला कोर्स सेलेक्ट करोगे, उन दोनों के चांस क्या है, इक्वल, 1/2 1/2। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शन, आपने उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन को चूज कर लिया, अपने को बताया नहीं गया किस ऑप्शन को चूज किया, एक पेशेंट को सिलेक्ट किया गया और उसको बच्चों हार्ट अटैक आ गया। अब मान लो उस हॉस्पिटल में काफ़ी सारे पेशेंट थे और एक दिन एक इंस्पेक्टर आया, एग्जामिनर आया, उसने उनमें से एक पेशेंट को सिलेक्ट कर लिया, है ना, और उस पेशेंट को क्या आ गया बच्चों, हार्ट अटैक आ गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, या फिर वो ऐसा पेशेंट था जो हार्ट अटैक से पीड़ित है, तो बताओ उसने कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया होगा, योगा वाला किया होगा या फिर ड्रग ली होगी उसने, मेडिटेशन एंड योगा या फिर ड्रग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसने मेडिटेशन का कोर्स लिया था। अब आप ये बताओ मेरे को, जरूरी थोड़े है उसने मेडिटेशन और योगा सेलेक्ट किया होगा। जब डॉक्टर ने उसको दो ऑप्शन दी थी तो उसने हो सकता है मेडिटेशन सेलेक्ट की हो या हो सकता है उसने ड्रग वाला कोर्स सेलेक्ट किया हो, ठीक है, हम दोनों मान के चल लेते हैं। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ये, तो आपको पता लग ही गया पढ़ने से, बेस थ्योरम। तो इसमें हम इवन इवेंट मानेंगे और E2 इवेंट मानेंगे। बच्चों इवन किसको मानोगे कि ही फॉलोड उसने कोर्स फॉलो किया किसका, मेडिटेशन एंड योगा, ही फॉलोड द कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। और इसमें क्या मानेंगे, ही फॉलोड द कोर्स ऑफ सर्टेन ड्रग्स, उसको भी कोर्स ही बोलते हैं, जैसे डॉक्टर बताता है 7 दिन का कोर्स आपको कंप्लीट करना है, 10 दिन का करना है, यानी कि 7 दिन तक आपको रेगुलर ये ड्रग्स लेनी है। फिर ए किसको मानोगे बच्चों, ए मानोगे जो पर्सन आपने सेलेक्ट किया है उसके क्या आ गया, हार्ट अटैक आ गया। द सिलेक्टेड पर्सन, जैसे अब ये निकालते हैं ना कि बॉल सेलेक्ट करी वो रेड आ गई, तो यहाँ पे पर्सन सेलेक्ट किया और उसको क्या आ गया, हार्ट अटैक आ गया। द सिलेक्टेड पर्सन हैज हार्ट अटैक। बस इतनी चीज आपको समझ आ गई ना, उसके बाद तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है बेस थ्योरम में। अब हम क्या बनाते हैं, टेबल। टेबल बिल्कुल आसान होती है। ऊपर हम लिखते हैं बच्चों E1 E2, यहाँ लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, यहाँ लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI। अब आप मेरे को ये बताओ कि ऊपर ये E1 E2 क्या थे, उसने कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया है, या तो मेडिटेशन का और या फिर ड्रग का, और दोनों के चांस क्या दे रखे हैं क्वेश्चन में, इक्वल, इक्वल प्रोबेबिलिटी। देखो ये रहा, दोनों के दोनों वो इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ सिलेक्ट कर सकता है ना, यानी कि जैसे दो बैग होते हैं उन दोनों के सिलेक्ट करने के चांस क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। ये है, तो यहाँ पे ये 40% का कोई यूज है नहीं। अब ये कहता है अगर उसने कोर्स लिया होगा किसका बच्चों, ड्रग, इसका मेडिटेशन का, तो 30% चांस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब बच्चे यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं वो लिख लो आप, और आप भी ये मिस्टेक करोगे अगर किसी बच्चे ने मान लो ये पढ़ा नहीं है ध्यान से क्वेश्चन। मिस्टेक बच्चा ये कर देता है कि इसमें वो 30% लिख देता है और एक में वो 25% लिख देता है, यानी कि 30/100 और 25/100 जैसे हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। लेकिन ये क्या हो जाएगी, गलत। क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि जो पर्सन आपने सिलेक्ट किया है ना बच्चों, उसको हार्ट अटैक आया है, उसको हार्ट अटैक आया है, और ये जो 30% है ना, ये 30% तो चांस कम हो गए। अगर वो मेडिटेशन सेलेक्ट करता है तो उसके 30% चांस कम हो गए, यानी कि अब कितने बच गए, सिर्फ 70%। ये 25% कम हो गए, अब कितने बच गए बच्चों, 75%। यानी कि पहले अगर मान लो 100% चांस है आपके हार्ट अटैक आने के, तो अब सिर्फ 70% रह गए, ठीक है, किससे, योगा करने से। और
उससे दवाइयाँ लेने से अब चांस घट के कितने हो गए 75%। तो आपको 70 और 75% लिखना है, ना कि ये, क्योंकि ये तो कम हो गए चांस, लेकिन बच कितने गए 70। हार्ट अटैक आने के चांस है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, हार्ट अटैक आने के, यानी कि 100 में से 30 माइनस करोगे 70%, और 100 में से 25 कम हो गए तो यानी कि 75%। और इसका मतलब होता है 70/100 और इसका होता है 75/100। अब क्या कर लो, बस मल्टीप्लाई कर लो। इतनी सी बात अगर आपको समझ आ गई तो पेपर में थोड़ी गलती करोगे आप कभी भी। ये कितना आ गया 70/200 और ये आ गया आपका 75/200। अब लिखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नीचे तो दोनों का बच्चों आएगा सम 70 + 75/200। ऊपर आपसे क्या पूछा गया है देख लो, आपसे पूछा गया है उसने योगा का कोर्स लिया था, मतलब पहले वाला है ना। 70/200 ऊपर आ जाएगा, 200 कट जाएगा और इसको किस पे काट दो बच्चों आप, 5 पे काट दें। 5 पे काटोगे 14 जा और 29, आंसर कितना आ गया आपका 14/29। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। एक मिस्टेक बच्चा कहाँ कर सकता है, यहाँ पे वो 30% और 25% लिख सकता है, लेकिन अब मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, आपका ध्यान दिला रहा हूँ आपको, तो आप इसमें मिस्टेक नहीं करोगे बिल्कुल भी। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा नया क्वेश्चन है। इसमें पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जिन बच्चों को कुछ भी नहीं पता। डिटर्मिनेंट आपने सब बच्चों ने पढ़ा है अपने मैथ का 4th चैप्टर जो है डिटर्मिनेंट। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अगर मैं बात करूँ, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ये उसमें आपको पता है बच्चों 4 एलिमेंट होते हैं ना। जैसे मान लो इसको बोल दिया A11, A12, A21, A22, नाम कुछ भी दे दो, आपको पता है ये 4 एलिमेंट होते हैं ना। मैट्रिक्स जब स्टार्ट करवाई जाती है तो उसमें यही क्वेश्चन आता है पहले 1 नंबर का, कि अगर इन चारों एलिमेंट को आपको लिखना है, क्या करना है बच्चों, इन चारों एलिमेंट को लिखना है। दीज 4 एलिमेंट्स आर टू बी रिटन। इन चारों एलिमेंट को लिखना है किससे, विद द डिजिट्स 0 और 1 ओनली, यानी कि सिर्फ आपको इसमें या तो इन चारों में 0 लिखना है, ठीक है, या इन चारों में 1 लिखना है, या फिर कहीं 1 कहीं 0, मतलब कि इनके अलावा और कोई डिटर्मिनेंट और कोई एलिमेंट आप नहीं लिख सकते, या तो 0 लिखोगे या फिर 1। तो आप मेरे को ये बता दो, अगर ऐसा करना हो तो टोटल कितने डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। जैसे एक बच्चे ने बना के देखेगा, एक बच्चा कहेगा सर मैं ना चारों पे 1 1 लिखूंगा, क्योंकि आपने मेरे को ऑप्शन दिया है कि मैं 0 और 1 का यूज करके कोई भी डिटर्मिनेंट बना सकता हूँ। मैंने कहा कि बिल्कुल ओके, आप ठीक हो। दूसरा बच्चा आया, उसने कहा सर मैं तो सारे ही 0 सेलेक्ट करूंगा, मैंने इसका भी ठीक कर दिया। क्यों, क्योंकि आप 0 और 1 के अलावा तो कुछ लिख ही नहीं रहे ना, तो मतलब मेरे को सही करना पड़ेगा। तीसरा बच्चा आएगा, वो ऐसे लिखेगा 1 1 1 0, मैं इसका भी ठीक कर दूंगा। चौथा बच्चा आएगा, वो बच्चों ऐसे कर देगा, इसका भी मेरे को ठीक करना पड़ेगा। पांचवा बच्चा आएगा, वो ऐसे लिख देगा, इसका भी ठीक करना पड़ेगा। छठा बच्चा ऐसे लिख देगा, सातवां बच्चा ऐसे लिख देगा। मतलब मेरी बात आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आठवां बच्चा ऐसे लिख देगा, ऐसे वो डिटर्मिनेंट लिखेगा और मेरे को ठीक करने पड़ेंगे। क्यों, मैंने उनको सिर्फ ये कंडीशन दी है कि आपको हर एक एलिमेंट को या तो 0 लिखना है या फिर क्या लिखना है 1, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। तो मेरे को ये बताओ टोटल कितने डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। जैसे ये लिख लिख के थोड़ी देखेंगे, ये तो 2/2 का है, हो सकता है 3/3 का आ जाए, 4/4 का आ जाए। तो आपसे ये पूछे टोटल हाउ मैनी डिटर्मिनेंट्स आर पॉसिबल, तो आज मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। देखो ये एक एलिमेंट है A11, इसको लिखने के कितने चांस है, तो या तो 0 से लिखोगे या फिर किससे लिखोगे 1। तो हम क्या लिखेंगे, वेज फॉर फिलिंग A11 पोजीशन, यानी कि A11 वाली जो पोजीशन है उसको फिल करने के, उसको राइट करने के कितने वेज है बच्चों, तो जैसे आप परमोटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते हो, ये परमोटेशन ही तो है। वेज फॉर फिलिंग A12, इसके भी 2 है, फिर A21 इसके भी 2 है, A22 उसके भी कितने हैं 2 है। तो टोटल कितने वेज आ गए बच्चों, टोटल वेज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16। मैं ये कहता हूँ ऐसे आप घर पे जाके बना के देख लेना, उसके कितने वेज आएंगे टोटल 16। ये 16 डिटर्मिनेंट बनेंगे। कितने डिटर्मिनेंट बनेंगे बच्चों 16, ये तो मैंने बता दिया आपको। फिर मैं ये कहता हूँ टोटल डिटर्मिनेंट तो कितने आ गए 16 आ गए। इतनी बात तो हर बच्चे को समझ आ गई कि टोटल डिटर्मिनेंट्स आएंगे बच्चों कितने 16। अब मैंने आपको ये कह दिया कि एक बच्चे को मैंने खड़ा किया कि अब एक ऐसा डिटर्मिनेंट लिख के बताओ
जिसकी वैल्यू जीरो ना हो, जिसकी वैल्यू क्या हो बच्चों, एक ऐसा डिटर्मिनेंट, राइट ए डिटर्मिनेंट, राइट ए डिटर्मिनेंट, यही क्वेश्चन है 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ठीक है, हुज वैल्यू इज पॉजिटिव, हुज वैल्यू इज पॉजिटिव। मैंने एक बच्चे को कहा कि एक ऐसा डिटर्मिनेंट लिख के बताओ जिसकी वैल्यू पॉजिटिव हो और एलिमेंट सिर्फ क्या आना चाहिए, 0 या 1 में से आना चाहिए, ठीक है। तो देखो एक बच्चे ने लिख दिया 1 1 0 0, ये डिटर्मिनेंट को मैंने डेल्टा नाम दे दिया, ठीक है, डेल्टा 1। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, सब बच्चे जानते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 1 में से 0 गई 1। मैंने क्या ऑप्शन दिया था बच्चे को कि वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। देखो बच्चों वैल्यू पॉजिटिव ही तो है, यानी कि ये बच्चा सही है। लेकिन दूसरा बच्चा आया, वो कहेगा सर रुको रुको रुको, मैं एक और डिटर्मिनेंट भी आपको लिख के दिखाता हूँ, ये लो, इसकी वैल्यू आप निकाल के देखो, इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। फिर एक तीसरा कैंडिडेट और आया, उसने कहा सर रुको अभी एक और चांस है, यहाँ पे तो 1 1 ही लिखता हूँ। एक बच्चे ने यहाँ दोनों जगह 0 लिखी, एक ने एक 1 और एक 0, एक ने ऊपर 0 लिख दी नीचे 1 लिख दिया, तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1, यानी कि ये आएगी। क्या अब आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये बता सके कि और डिटर्मिनेंट भी पॉसिबल है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए? देखो या तो 1 आएगी वैल्यू या 0 आएगी, है ना, या -1 भी आ सकती है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं आ सकती। देखो इन दो एलिमेंट पे आप 0 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते आप समझ गए, 0 लिख दिया तो वैल्यू पॉजिटिव कभी भी नहीं बनेगी फिर तो, यानी कि यहाँ तो आपको 1 1 ही लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ बच्चों 1 1 लिखना पड़ेगा तो ये बताओ ये जो दो प्लेस बच गए, या तो इन दोनों पे 0 आएगी या कम से कम एक पे तो 0 आपको लेके आनी पड़ेगी ना, क्योंकि एक पे भी 0 नहीं लेके आओगे, अगर आपने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया आपने, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 0 तो पॉजिटिव नंबर नहीं होता, मतलब कि ये 3 डिटर्मिनेंट ऐसे पॉसिबल है जिनकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी। तो बस ये क्वेश्चन अब खत्म हो गया। अब देख लो क्या कहता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज आइदर 0 और 1, उसका हर एक एलिमेंट कितना है बच्चों, या तो 0 है या 1 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। बस पेपर में इतना क्वेश्चन आएगा, ये सब कुछ भी नहीं आएगा, ये बुक में दे रखा होता है आपको, लेकिन एग्जामिनर आपको कोई हिंट नहीं देगा। तो मैंने आपको सारा क्वेश्चन समझा दिया। पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, वो आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। टोटल कितने डिटर्मिनेंट होंगे बच्चों, देखो ये पोजीशन फिल करने के 2 × 2, बस ऐसे लिख देना, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को नॉलेज है, ठीक है। टोटल कितने डिटर्मिनेंट आ गए बच्चों, 16। नाउ द डिटर्मिनेंट्स, अब हम इसमें से वो डिटर्मिनेंट लिखेंगे, डिटर्मिनेंट्स हुज वैल्यू इज पॉजिटिव आर। हाँ ये तो 3 ही डिटर्मिनेंट है, ये आप लिख के दिखा देना ताकि एग्जामिनर को अच्छा भी लगे। इसकी वैल्यू देखो 1 1 0 0, इसकी वैल्यू 1 आ गई, इस यहाँ पे 1 1 लिखोगे, यहाँ पे एक जगह 0 लिख दो, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, यहाँ 1 1 ऊपर 1 लिख दो नीचे 0 लिख दो, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 1। तो यानी कि ये 3 डिटर्मिनेंट हो गए। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज, आंसर कितना आ गया बच्चों, 3/16, मतलब इन 16 डिटर्मिनेंट में से सिर्फ ये 3 ही ऐसे हैं जिसकी वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, खत्म क्वेश्चन। अब देखो बच्चों 15th क्वेश्चन, ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, यानी कि +1 में जिस बच्चे ने वेन डायग्राम अच्छे से सीखे ना, बस उसके लिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों जैसा है। इसमें कहता है एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी है, उसमें 2 सब सिस्टम हैं, एक ए और एक बी। बच्चों जैसे मान लो कोई भी कंपनी होती है, उसमें बिजली का काम तो होता ही होता है, लेकिन हमारे घर के अंदर जैसे मान लो हमने कनेक्शन लिया होता है, एक ही कनेक्शन लिया होता है, लेकिन मान लो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनमें मान लो 2 कनेक्शन है, ताकि एक की लाइट कई बार चली जाए या कोई सिस्टम फेलियर हो जाए तो दूसरे पे वो काम कर सके, ठीक है। उसके पास भी ऐसे 2 सब सिस्टम है, ए और बी। प्रीवियस टेस्टिंग से क्या पता लगता है कि ए फेल हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। बी फेल होगा अलोन, उसकी प्रोबेबिलिटी ये, ए और बी दोनों फेल हो जाएंगे, एंड का मतलब ये बोथ है ना, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी बोथ फेल, ए एंड बी का मतलब ए एंड बी बोथ, दोनों के दोनों फेल हो जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। आपको ये दोनों प्रोबेबिलिटी बतानी है, 2 क्वेश्चन है। आप बस मेरे को एक बात बता दो, वेन डायग्राम जिसने पढ़ा है, मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ, अगर कुछ नहीं भी पता ना तो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सब कुछ आपको समझ आएगा। एक्सप्लेन मैं सारा कुछ करूंगा, चाहे आपको पहले पता हो चाहे ना हो। ये 2
मान लो ये ए है, ये बी है, तो ये जो रेड वाला एरिया है ये क्या कहलाता है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। ये ए इंटरसेक्शन बी, जो मैं ये पर्पल कलर से शेडिड कर रहा हूँ ये क्या कहलाता है बच्चों, ए ओनली। ये क्या कहलाता है, ए ओनली या फिर ए अलोन, मतलब इसमें बी वाला कोई भी हिस्सा नहीं है, हमने वो तो हटा ही दिया। अच्छा, ये जो मैं ग्रीन कलर से शेडिड कर रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बी अलोन। इसको क्या बोलते हैं, बी अलोन। तो अब एक बच्चा पूछेगा सर फिर ये बताओ ए कौन सा है, फिर ए कौन सा है, ए है बच्चों ये पूरा सर्कल, जो मैं ये ब्लू पेन से इसकी बाउंड्री कर रहा हूँ ना शेडिड, ये ए है पूरा, है ना। ए में फिर क्या क्या इंक्लूड हो गया बच्चों, ए में इंक्लूड हो गया एक तो ए अलोन, एक तो ए अलोन और एक इन दोनों का इंटरसेक्शन। ये दोनों बच्चे इंक्लूड होके इनकी यानी कि यूनियन करके तब क्या आएगा, पूरा सेट ए बनेगा। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन में मेरे को बताओ कि क्या क्या है। सॉल्यूशन करते हैं, वेन डायग्राम बना लो, क्वेश्चन खत्म बस। तो यहाँ पे वेन डायग्राम, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वेन डायग्राम। ये लो, एक ए एक बी। अब जो जो गिवन है ना क्वेश्चन में वो लिखते जाओ। पहले बच्चों हमेशा ही वेन डायग्राम में कॉमन एरिया की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। ए एंड बी बोथ कॉमन प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.15, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.15, लिख दी। अब ऊपर देखना, ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.2। अभी मैंने आपको बताया था ए, ये मत समझ लेना कि ये वाला एरिया होता है, नहीं, ए होता है पूरा सर्कल। पूरे सर्कल की वैल्यू 0.2 है तो 0.15 तो यही होगी। तो 0.2 में से 0.15 माइनस करोगे तो कितनी आ गई बच्चों, 0.05। कई बच्चे को माइनस भी नहीं करना आता, वो इसको 0.5 लिख देंगे। बच्चों ऐसे माइनस किया करो, 0.2 में से माइनस करोगे ना तो इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर भी क्या बना लो 2। अब ये सोच लो 20 में से 15 माइनस करते हो तो क्या लिखते हो 5, है ना। फिर यहाँ पे क्या आएगी आपकी 0, तो 0.05। ध्यान रखना है इन छोटी छोटी बातों का। अब आप बी देखो, बी अलोन बच्चों, प्रोबेबिलिटी दैट बी फेल्स अलोन, अकेला है, मतलब कि ये वाला रीजन है, ये वाला कितना 0.15। तो बस ये वेन डायग्राम जिसको बनाना आ गया आप क्वेश्चन हो गया खत्म। अब क्या पूछिए देखो, फर्स्ट ए फेल्स ओब्लिक बी हैज फेल्ड, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है ए ओब्लिक बी। और ए ओब्लिक बी का फॉर्मूला क्या होता था, मैंने आपको बता रखा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी देखना वेन डायग्राम से 0.15 और बी की प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करेंगे, आपसे बी की पूछी गई है, अब नीचे बी की प्रोबेबिलिटी है, बच्चे इसको 0.15 लिख देंगे। नहीं बच्चों, बी तो पूरा सर्कल है ना, बी पूरा सर्कल है, तो 0.15 ये है और 0.15 कॉमन भी है, तो कितना आ गया बच्चों 0.30 या फिर 0.3। तो 15/30 यानी कि आंसर कितना आ गया 1/2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करेंगे। सेकंड पार्ट, ए फेल्स अलोन, प्रोबेबिलिटी दैट ए फेल्स अलोन, वेन डायग्राम में देख के बता दो ए अलोन की चांस कितने हैं 0.05। तो बस ये डायग्राम बना देना, ये दोनों क्वेश्चन के ऐसे सॉल्यूशन दे देना, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। अब देखो 16th क्वेश्चन, इसमें कहता है, ये भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बेस थ्योरम। इसमें आपसे बोला गया है कि एक बैग के अंदर 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, आप बना लो। 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है, टोटल होगी बच्चों 7। फिर ये कहता है एंड बैग 2, एक सेकंड बैग है, उसमें 4 रेड बॉल्स है और 5 ब्लैक है, तो ये कितनी होगी आपकी 9। ये कितनी होगी बच्चों 9। 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, मतलब कि इसको मैं नाम दे रहा हूँ बैग 1, इसको नाम दे रहा हूँ बैग 2। अब इसने पता है क्या कहा है कि बैग 1 में से एक बॉल निकाली और वो इसमें ट्रांसफर कर दी, कितनी बॉल बच्चों 1 बॉल, एक बॉल ट्रांसफर कर दी, ठीक है कर दी। फिर इसमें से एक बॉल निकाली सेकंड बैग में से, अब एक बॉल इसमें से निकाली, 1 बॉल इज ड्रॉन। तो देखो आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड। अब जो ये बॉल निकाली है ना बच्चों, ये क्या आ गई, इट इज फाउंड टू बी रेड। और मैंने बताया था ना, ये फाउंड टू बी वर्ड तो ऐसा है जो बेस थ्योरम की सबसे बड़ी पहचान है, ठीक है, फाउंड टू बी, दैट इज फाउंड टू बी रेड, इज फाउंड टू बी। ये बॉल रेड आ गई, तो बच्चों अब आपसे क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि ये बॉल जो रेड आई है, ये जो बॉल ट्रांसफर की गई थी ना एक, वो या तो हो सकता है रेड कलर की ट्रांसफर की गई हो या फिर ब्लैक कलर की ट्रांसफर की गई हो।
आपसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, कि ब्लैक कलर की बॉल ट्रांसफर की गई थी। तो हम दो चांस हो गए ना, एक को E1 मानेंगे, एक को E2 मानेंगे। द ट्रांसफर्ड बॉल, द ट्रांसफर्ड बॉल वॉज रेड, या पहले ब्लैक है तो ब्लैक मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द ट्रांसफर्ड बॉल वॉज रेड, मतलब कि इसने पूछा है कि जो बॉल आपने एक ट्रांसफर करी थी बैग 1 से बैग 2 में, वो ब्लैक थी। मैं तो कहता हूँ वो ब्लैक भी हो सकती है, रेड भी, दो चांस है ना। और ए क्या है बच्चों, ए यानी कि जो हो चुका है, हो क्या चुका, जो सेकंड बैग से आपने बॉल निकाली है ना, वो क्या आई है, रेड आई है। द बॉल, द बॉल, ऐसे डायग्राम बना के समझोगे ना क्वेश्चन को, प्रोबेबिलिटी आसान लगेगा। ड्रॉन फ्रॉम बैग टू इज रेड, वो क्या आई है बच्चों, रेड आई है। अब आप मेरे को बता दो, अब क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबल बना लेते हैं। बस टेबल, अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, और यहाँ क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक ई आई। अब पीछे पढ़ा करो, E1 और E2 आपने किसको माना है, देखो E1 आपने किसको माना है कि जो बॉल ट्रांसफर की गई है वो ब्लैक, और E2 क्या माना है बच्चों, रेड। ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि आपने इस बैग में से एक बॉल निकाली है और निकाल के और इसमें डाल ली है। बच्चों बैग 2 में जो बॉल डालोगे वो कब डालोगे, जब बैग 1 में से आएगी। अब कहता है ट्रांसफर की गई बॉल ब्लैक है, ब्लैक कब आएगी, ब्लैक तभी इसमें डाल पाओगे जब इससे आपने ब्लैक निकाली होगी, और इस बैग से ब्लैक आने के चांस कितने हैं, 4/7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों, 4/7। रटना नहीं है कुछ भी, आसानी से समझा दिया, ठीक है। रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है फिर बच्चों, 3/7। क्यों, क्योंकि रेड कितनी है, देखो इसमें 3। अब ये पार्ट सेकंड आता है इंपॉर्टेंट, ये जो सेकंड पार्ट है ना बच्चों, ये इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है अभी आपको पता लगेगा। देखो अब मैंने कहा, पहले मैंने E1 किसको माना था बच्चों, कि ट्रांसफर की गई बॉल क्या है, ब्लैक है। अब ट्रांसफर की गई बॉल ब्लैक है, इसका मतलब ये है कि जो अब ये बैग 2 है ना, ये बैग 2, अब ये कैसा बन गया बताओ। इसमें 4 रेड बॉल थी, 5 ब्लैक बॉल थी, टोटल कितनी थी, 9। अब आपने E1 में आपने ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी है, तो मतलब एक ब्लैक बॉल बढ़ जाएगी और एक टोटल बढ़ जाएगी, टोटल 10 हो जाएगी, और ब्लैक कितनी हो जाएगी बच्चों, 6। अब इसमें से जो आप बॉल निकालोगे वो कैसी आनी चाहिए, वो कैसी आनी चाहिए बच्चों, रेड। इसमें से बॉल कौन सी आई है, रेड। तो बताना अब इसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/10। मिस्टेक नहीं करनी, रटना नहीं है, बस मेरा एक ही टारगेट है, आगे ये। अब सेकंड केस कौन सा हो सकता है बताओ। अब वही बात, ये बैग 2 में एक और बना रहा हूँ, पेपर में रफ में बना के देख सकते हो। 4 रेड थी, 5 ब्लैक, टोटल कितनी थी बच्चों, 9 ये थी। अब इसमें ट्रांसफर की गई बॉल रेड, मतलब कि फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकाल के आपने सेकंड में डाली, तो 5 रेड होगी, 5 ब्लैक होगी, टोटल कितनी होगी, 10। लेकिन बच्चों इस बैग से जो बॉल निकाली है ना सेकंड से, अब वो तो रेड ही आएगी। तो बताना रेड आने के चांस कितने हैं, 5/10। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ बच्चों, 5/10। कोई रट्टा नहीं है, मैंने समझा दिया क्यों लिखा मैंने। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 16/70, और ये कितना आ गया आपका, 15/70। कुछ भी रटना नहीं है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो बुक में आपको दे रखी है और मैं एक्सप्लेन आपको ना कर पाऊँ, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम तो बच्चों क्या होगा नीचे, और ऊपर आपने ट्रांसफर की गई बॉल आप क्या है, ब्लैक है, तो ब्लैक वाले को इसलिए मैंने E1 माना था ताकि पहला ही मैं लिख सकूं। 16 बाय ये कितना आएगा, 31। आंसर कितना आ गया आपका, 16/31। अच्छा दूसरा पूछ लेता, प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, कि ट्रांसफर की गई बॉल रेड है, तो बच्चों कितना आ जाता, 15 ऊपर आ जाता, नीचे तो 31 ही रहता, तो ये आंसर आ जाता है ना। या फिर वन में से 16/31 को डायरेक्ट ही माइनस कर दो, तब भी एक ही बात है, ठीक है। ऐसे दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछ ले या दोनों पूछ ले तो आप इस तरह से कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपका खत्म। अब ये देखो 3-4 आपके 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रह गए, ये बिल्कुल आसान है। इसमें कहता है ए और बी दो इवेंट है, ए की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, तो एंड दिस इज इक्वल टू 1। देखो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना वो लेके चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए इज इक्वल टू 1 है। फॉर्मूला लगाओ आप, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, ऊपर इंटरसेक्शन और नीचे किसकी प्रोबेबिलिटी आती है, ए की। तो अब आप मेरे को ये बता दो, तभी तो इसने दे रखा था ना कि ए की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया, ये आ गया है ना। अब ये बताओ मेरे को कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ए के इक्वल आ रही है, ए के क्या आ रही है, इक्वल आ रही है।
मतलब मैं एक मानना चाहूँ इधर से तो मैं ये मान सकता हूँ कि जो ए इंटरसेक्शन बी जो सेट है ना वो किसके इक्वल आया होगा बच्चों, ए के इक्वल आया होगा। वो किसके इक्वल आया होगा, ए के इक्वल आया होगा। मान लो इक्वल आने का मतलब दो सेट का इंटरसेक्शन, मैंने आपको बताया हुआ है कि छोटे वाला सेट आता है कब, जब ए जो है वो सबसेट हो किसका, बी का। अब मान लो एग्जाम्पल मैं हर बार आपको देता हूँ, ए को मान लो 1 2 और बी को मान लो आप 1 2 5। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जब आप निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 2 आएगा ना, यानी कि ए ही आ गया। ये कब आएगा ए, जब ए इसी का एक क्या हो बच्चों, सबसेट हो। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इक्वल आ गए तो इसका मतलब ए जो है वो सबसेट होना चाहिए किसका बच्चों, ए बी का। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। हाँ अगर ये ऐसे आ जाता, इफ अगर मैं ये कहूँ, अगर ये आ जाता इफ ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल आ जाता, तो यानी कि कौन छोटा है बच्चों, बी छोटा है। इसका मतलब बी क्या है, छोटा है, तो बी सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए कि एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेना आप उसका रिप्लाई कर पाओगे। 18th क्वेश्चन देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वही आपको एक कंडीशन दे रखी है, तो इनमें से कौन सी ट्रू है। तो देखो पहले तो हम जो गिवन कंडीशन है ना उसी को लेके चलेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी ए से बड़ी है। अब आप मेरे को ये बता दो बस कि ए ओब्लिक बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ऊपर इंटरसेक्शन लिखते हो आप और नीचे क्या लिखते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर रहा हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये ग्रेटर हो जाएगी क्या, पी ए इंटू पी बी। अब आप ध्यान से देखो एक बात कि इस जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं ना चार, उसमें यहाँ पे पी बी यहाँ पे पी बी है ना, ये तो आपका इक्वल हो नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको ये दे रखे हैं पी बी राइट साइड में आना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पी ए को मैं नीचे ले आऊँ, इस पी ए को मैं क्या ले आऊँ बच्चों, नीचे ले आऊँ, तो यहाँ पे पी बी लिख दूँ क्योंकि यहाँ पे पी बी है ना, तो मैंने ये पी बी यहाँ पे रख लिया। ठीक है, अब ये बता दो मेरे को कि ये क्या होता है, ये चीज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऊपर, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। अगर नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेके आना है आपको तो यहाँ पे बी ओब्लिक ए लिख दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन आ जाएगा इन दोनों का। फिर ये बताओ क्या मैं इस चीज़ को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए लिख सकता हूँ, आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हो। ये ग्रेटर है किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। तो देखो ऑप्शन क्या है बच्चों आपका सी। मैंने यहाँ पे आपको बताया ना ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपको पीबी चमक रहा है सभी में, देखो है ना यहाँ, तो यहाँ पीबी रख लो और बाकी फिर ये आप समझ जाओगे कि ये क्या है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट होएगा। क्वेश्चन आसान था। अब ये देख लो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी दो इवेंट है सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। आपको जो गिवन है ना वो लिख दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा एंड का मतलब मैंने क्या बता रखा है, इंटरसेक्शन होता है। ये इक्वल टू है बच्चों किसके, पी ए। अब ये पी ए है तो क्या पी ए से पी ए दोनों तरफ कैंसिल कर दूं, इधर जीरो बच गया। दैट इम्प्लाइज पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या आ गया जीरो। पी बी इक्वल आ गया आपका क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी, यही आ गया ना आपका। बस अब यहाँ से तो क्वेश्चन खत्म। अब देखो पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी बच्चों इक्वल है, इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी दोनों तरफ पी बी से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ पी बी से क्या कर दो अब बच्चों, डिवाइड कर दो। ये लो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। अच्छा ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी, यही तो होता है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी आपकी क्या हो जाएगी 1। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए ओब्लिक बी। ध्यान रखना कई बच्चे जल्दबाजी में बी ओब्लिक ए कर देते हैं, नहीं ये ए ओब्लिक बी है क्योंकि लास्ट में बी है ना, तो लास्ट वाला सेट हमारा क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। तो ये आपके 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ये भी हमने कर लिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।